नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात होगी राजेश खन्ना और बॉम्बे सुपरस्टार की। बॉम्बे सुपरस्टार बीबीसी की बनाई वो डॉक्यूमेंट्री जो आपको राजेश खन्ना के उस दौर में ले चलेगी जब वो सुपरस्टारडम के चरम पर थे। और खुद बीबीसी के लिए भी राजेश खन्ना से मिलना इतना आसान नहीं था। कई दिनों की मशक्कत के बाद राजेश खन्ना ने मिलने का वक्त दिया और तय हुआ कि आप डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। हालांकि राजेश खन्ना ने अमर प्रेम के लिए फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार तो खो दिया था और उन्होंने साल 1973 की शुरुआत सुर्खियां पाने वाली लेकिन असफल फिल्म राजा रानी से की थी। और फिर भी हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारे के रूप में उनका रुतबा भी अछूता था। दरारें उभरने लगी थीं और वो कभी कभी कुछ ऐसा कर देते जैसे बेहद घबराए हुए हों। फिर भी अभी बहुत कुछ बाकी था क्योंकि अभी आनी थी बॉम्बे सुपरस्टार। उन्हें रुडोल्फ वैलेंटिनो जैसे करिश्मे, नेपोलियन जैसा घमंड बताने वाला कोई और नहीं बल्कि बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री थी जिसका नाम था बॉम्बे सुपरस्टार, जो 1973 में आई और इसी उपनाम को पक्का कर दिया जिसके राजेश खन्ना आदी हो चुके थे। नेपोलियन जैसा घमंड, बीबीसी ने कहा। बीबीसी की मैन अलाइव श्रृंखला का एक हिस्सा बॉम्बे सुपरस्टार सिर्फ हिंदी सिनेमा के लोगों को खींचने वाले सबसे बड़े सितारे राजेश खन्ना की डॉक्यूमेंट्री भर नहीं था बल्कि एक ऐसा दस्तावेज था जो ये बताता था कि उस वक्त फिल्म उद्योग कैसे काम करता था, काम कैसे होता था, शूटिंग कैसे होती थी। जब राजेश खन्ना इस खेल में चोटी पर थे तब माहौल कैसा था। इस डॉक्यूमेंट्री को पेश करने वाले थे जैक पिज़ी और जैक पिज़ी को राजेश खन्ना की लोकप्रियता का कोई अंदाजा नहीं था। और बाद के दिनों में वो बताते हैं कि कैसे उसका बॉस कुछ महीने पहले भारत आया था और उसे लगा कि राजेश खन्ना बहुत अच्छा टॉपिक बन सकते हैं। 3 हफ्तों में शूट की गई बॉम्बे सुपरस्टार एक हिंदुस्तानी अदाकार का बहुत ही दिलचस्प वर्णन है और बिल्कुल तटस्थ नजर से, बिना बायस्ड हुए। और चूंकि इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत पिज़ी से होती है, जो जैक पिज़ी जो इसको पेश करने वाले हैं, जो ब्रिटिश पत्रकार हैं बीबीसी के, और नमक हराम के सेट पर मौजूद होने के साथ शुरू होती है और जहां पर आप देखेंगे कि बेचैन ऋषिकेश मुखर्जी के पीछे भागते हुए जो राजेश खन्ना के आने के इंतज़ार में समझ नहीं पा रहे कि वक्त काटे कैसे। यहां से इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत होती है और ऋषिकेश मुखर्जी पिज़ी को बताते हैं कि देर होने का मतलब है कारोबार में नुकसान। फिर भी भारत में मजदूरी इतनी सस्ती है कि अंत में कोई फर्क नहीं पड़ता। और आखिरकार शर्मिंदा से राजेश खन्ना सेट पर पहुंचते हैं देरी से, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी को खोए वक्त की कमी पूरी करने में दिलचस्पी नहीं है। वो राजेश खन्ना को तब तक इंतजार करवाते हैं जब तक कि वो नरम पड़कर माफी नहीं मांगते और ऋषिकेश मुखर्जी उन्हें सीने से लगाकर सब कुछ भूलकर एक अच्छा शॉट देने को कहते हैं। यहां से इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत होती है। सोचिए, जो किस्से कहानियां हम सुनते आ रहे हैं उसका बिल्कुल सजीव चित्रण ये डॉक्यूमेंट्री है। बाद के दिनों में टेलीफोन पर हुई बातचीत में जैक पिज़ी उन घटनाओं को याद करते हुए कहते हैं जो कि दशकों पहले हुई थीं और बताते हैं कि कैसे राजेश खन्ना के शाही नाज नखरे बाकी काम करने वालों का उन तक पहुंचना मुश्किल कर देते थे। जब आप बादशाहों के साथ शूटिंग करते हैं तो दरबारी आपको दौड़ाते रहते हैं, लेकिन राजेश खन्ना के मामले में वो हमें मिलने का वक्त देते थे, लेकिन जब हम पहुंचते थे तो वो वहां से खिसक जाते थे। ये पिज़ी ने सालों बाद एक इंटरव्यू के दौरान कहा। और इस डॉक्यूमेंट्री पर काम करने वाले राजेश खन्ना का लगातार पीछा करते रहे। जब भी वो अपनी फिल्मों की शूटिंग करते, चाहे वो आपकी कसम हो, नमक हराम हो या पुरस्कार समारोह में जाते, फिल्म फेयर जो कि 1973 का था, या फिल्म प्रीमियर पर जो कि दाग 1973 में
जो बन रही थी उसका जो प्रीमियर था, और जब वो घर पर होते तब भी। और फिर भी पिज़े का ये मानना है कि वो असली राजेश खन्ना को जान नहीं पाए 3 हफ्तों की शूटिंग के बाद भी। वो कहते हैं कि मैंने उन्हें एक लम्हे के लिए भी ईमानदार नहीं पाया। और पिज़े अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आपकी कसम की आउटडोर शूटिंग का हवाला भी देते हैं, जिसमें सुनो कहो गीत की शूटिंग के दौरान पिज़े ने राजेश खन्ना को चूकते और कई रीटेक देते हुए पाया। इस डॉक्यूमेंट्री में भी ये बातें नजर आती हैं, सीन है इसके अंदर। और जब उनसे पूछा गया कि बार बार दोहराते हैं तो इससे उनको परेशानी होती है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें ये अच्छा लगता है। राजेश खन्ना ने कहा जब पिज़े ने उनसे पूछा कि बार बार रीटेक होते हैं। पिज़े को ये जवाब ज़्यादा ही सोचा समझा और बार बार दोहराया हुआ लगा। पिज़े का मानना है कि बॉम्बे सुपरस्टार की शूटिंग के वक्त राजेश खन्ना लगातार उसी तरह पेश आते रहे जैसे उनके मुताबिक एक सितारे को होना चाहिए। और पिज़े इस बात को भी हजम नहीं कर पाए कि राजेश खन्ना ने अपने ही उस कार्यक्रम को लेकर अनजान होने का नाटक किया और उसे महज एक इत्तेफाक कहा, जो फिल्म फेयर के उन्हें अमर प्रेम के लिए तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए अनदेखा कर देने के बाद उन्होंने बनाया था। राजेश खन्ना ने ऐसे बिहेव किया कि मुझे जैसे कुछ पता ही नहीं है। बॉम्बे सुपरस्टार को किसी भी तरह से देखा जाए, ये बात ध्यान में रखकर कि उसे एक विदेशी दल ने बनाया है, बिना राजेश खन्ना या हिंदी सिनेमा के बारे में जानकारी के। उसने एक ऐसे आयाम की खोज की है जो कम ही दिखाई देता है। पर्दे के पीछे और हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार की जिंदगी में क्या होता है। राजेश खन्ना की अपनी छवि से बाहर न आने के बावजूद भी एकमात्र असली और आसानी से उपलब्ध एक डॉक्यूमेंट्री है जो एक सितारे के पीछे छिपे इंसान की और जो उसके बारे में बताती है कि किस तरीके से एक सुपरस्टार को देखा जाए, परखा जाए, जांचा जाए। लेकिन बॉम्बे सुपरस्टार यही नहीं रुकती। और शुरुआत से अब हम आपको लेकर चलते हैं और अब के इस पॉडकास्ट में सारी कहानी खुद जैक पिज़ी आपको सुनाएंगे। आवाज़ मेरी है लेकिन सुनाने वाले जैक पिज़ी हैं। और 1973 में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला मैन अलाइव ने हिंदी सिनेमा के तत्कालीन सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में जो एपिसोड बनाया जिसका नाम बॉम्बे सुपरस्टार है। और रिपोर्टर जैक पिज़ी चूँकि भारत आए थे और निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी और जे ओम प्रकाश, मुमताज़, शशि कपूर और इन तमाम लोगों से उन्होंने इंटरव्यू किए। और इस फुटेज में डिम्पल कपाड़िया के साथ उनकी आश्चर्यजनक शादी, आपकी कसम की कश्मीर लोकेशन शूटिंग, दाग फिल्म का प्रीमियर, सब कुछ इस बॉम्बे सुपरस्टार की डॉक्यूमेंट्री में शामिल है। राजेश खन्ना का प्रोफाइल होने के अलावा ये इंडस्ट्री के अंदर की राजनीति और सत्ता के खेल और शीर्ष पर बने रहने के संघर्ष पर भी नज़र डालती है। और कार्यक्रम की शुरुआत होती है, जैसा कि हमने अभी बताया, नमक हराम के सेट पर, जहां ऋषिकेश मुखर्जी राजेश खन्ना के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और पिज़ी बताते हैं कि राजेश खन्ना में रुडोल्फ वेलेंटिनो का करिश्मा और नेपोलियन जैसा अहंकार है और वो देर से आते हैं। जब राजेश खन्ना आते हैं तो ऋषिकेश मुखर्जी उन्हें इंतज़ार कराते हैं। और एक तरीके से राजेश खन्ना ने जब उनका इंटरव्यू लिया गया, जैक पिज़ी ने उनका इंटरव्यू लिया, तो राजेश खन्ना ने कहा कि सेट पर उनकी प्रसिद्धि देरी कभी जानबूझकर नहीं हुई और उनकी प्रसिद्धि देरी से आने की बना दी गई है, बल्कि सुबह उठने में वो असमर्थ रहते हैं, जल्दी उठने में, इस वजह से उन्हें देरी होती है। राजेश खन्ना ने यह भी दावा किया कि ऋषिकेश मुखर्जी के साथ काम करते समय वो आमतौर पर समय के पाबंद होते हैं, जो कुछ हद तक उस पहले कथन को नकारता है और किसी भी मामले में उनकी आदतन देरी को आमतौर पर उनके पतन का एक कारण भी जैक पिज़ी मानते हैं। एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू के साथ उनके ब्रेकअप का भी जैक पिज़ी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में उसे भी जगह दी है। और वो कहते हैं कि मैं केवल कल्पना कर सकता हूं कि इससे उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा, क्योंकि राजेश खन्ना के साथ उनका एक गंभीर और लंबा रिश्ता था।
और यहाँ तक कि बीबीसी को भी राजेश खन्ना को अपने तय इंटरव्यू के लिए बुलाने में परेशानी होती है। जब उन्हें आखिरकार 5वीं कोशिश में राजेश खन्ना के घर पर मिलने का मौका मिलता है जैक पिज़ी को, तो पिज़ी राजेश खन्ना से पूछते हैं कि स्टार बनना कैसा होता है। और जैक पिज़ी कहते हैं कि मैं राजेश खन्ना को की जो अंग्रेज़ी है उसे देखकर हैरान हूँ। इसमें भारतीय उच्चारण नहीं है, इसमें ब्रिटिश उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो ब्रिटिश है और बहुत हद तक वो मुझे मृदभाषी लगे, सरल लगे, शांत लगे और कुछ हद तक शर्मीले भी, लेकिन काफ़ी स्पष्टवादी हैं और जो चाहता है उसे पाने के लिए आश्वस्त भी हैं। वो जो चाहते हैं उसे पाने के लिए लगे हुए हैं। और इस इंटरव्यू के बाद उनकी बारात और डिम्पल कपाड़िया से शादी की फुटेज है, जिसमें देवयानी चौबल जो स्टार एंड स्टाइल पत्रिका की गॉसिप कॉलमिस्ट की कुछ टिप्पणियां भी इस डॉक्यूमेंट्री में हैं। वो राजेश खन्ना को लंबे समय से जानती हैं और जब से वो मशहूर नहीं हुए थे तब से। और इस डॉक्यूमेंट्री में देवयानी चौबल कहती हैं कि राजेश खन्ना ने उसे अपनी होने वाली शादी के बारे में बताने के लिए बुलाया था, लेकिन उसने इसे नशे में बकवास समझकर टाल दिया और उसे सोने के लिए कह दिया राजेश खन्ना को। मज़ेदार और ये काफ़ी अलग है। बाद में देवयानी चौबल जैक पिज़ी से कहती हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में अगला पड़ाव अब आपको कश्मीर का दिखेगा, जहां पर आपकी कसम की लोकेशन है फिल्म की, और जैक पिज़ी राजेश खन्ना के साथ बैठकर उनकी हीरोइन रोमांस शैली के बारे में बात कर रहे हैं। फिर से राजेश खन्ना काफ़ी शर्मीले और थोड़ा शर्मिंदा हुए से लगते हैं, लेकिन जैक और कैमरे के लिए उनकी खास आंखें सिकोड़ता है। दिन भर की शूटिंग देखने के लिए उमड़ी भीड़ वहाँ पर आपको उस फुटेज में नज़र आएगी जो डॉक्यूमेंट्री है। जैक पिज़ी राजेश खन्ना और मुमताज़ दोनों से पूछते हैं कि इस तबाही के बारे में वो क्या सोचते हैं। मुझे मुमताज़ की प्रतिक्रिया पसंद आई, जैक पिज़ी कहते हैं कि इस तरीके की जो भीड़ है वो उस पर आप क्या सोचते हैं। इसके बाद पिज़ी फिल्म के निर्देशक और निर्माता जे ओम प्रकाश से हिंदी सिनेमा में संगीत की जगह के बारे में बात करते हैं और राजेश खन्ना और मुमताज़ की सुनो कहो जो गाने की शूटिंग करते हुए देखते हैं। मुमताज़ से लिप सिंकिंग और प्लेबैक सिंगिंग के बारे में भी जैक पिज़ी पूछते हैं। देवयानी चौबल राजेश खन्ना से मिलने और अपने कॉलम के लिए सामग्री जुटाने वहाँ पर आती हैं और थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में हैं। गाने का फिल्मांकन लगातार जारी है, गाने की शूटिंग हो रही है, और जब जे ओम प्रकाश से संगीत में रोमांस को सील करने के लिए पूछा जाता है तो वो काफ़ी मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि राजेश खन्ना को सुनो कहो के फिल्मांकन के लिए ही स्टेप बार बार करते हुए क्यों दिखाया जा रहा है। जिसके बाद वो कोरियोग्राफी, रीटेक और प्लेबैक सिंगिंग के बारे में बात करते हैं और जैक पिज़ी कहते हैं कि मैंने अनुमान लगाया कि वो किशोर कुमार की आवाज़ है। बीबीसी की टीम मुमताज़ को भीड़ से दूर ले जाने के लिए कश्मीरी नाव में ले जाती है और जैक पिज़ी यहाँ पर मुमताज़ के स्टारडम के बारे में बात करते हैं और एक लेख के बारे में बात करते हैं जो देवयानी चौबल ने मुमताज़ के बॉम्बे लौटने पर लिखा था, जिसमें मुमताज़ की मां के चरित्र पर संदेह जताया था। मुमताज़ ने मुकदमा करने का फैसला किया है और वो स्टारडम के नुकसानों के बारे में भी कुछ बात करती है। जैक पिज़ी कहते हैं कि मुझे मुमताज़ को मुमताज़ के रूप में देखना अच्छा लगता है, या कम से कम उतना ही जितना वो किसी अजनबी के सामने खुद को बनने के लिए तैयार है। जैक पिज़ी यहाँ पर मुमताज़ की खूबसूरती की तारीफ करते हैं। अब अगला सीन है, बम्बई में वार्षिक फिल्मफेयर पुरस्कार का समय है और राजेश खन्ना कथित तौर पर इस बात से दुखी हैं कि उन्होंने पुरस्कार नहीं जीता। उन्होंने पिछले 2 सालों से लगातार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की ट्रॉफी जीती है। मुझे कहना पड़ेगा कि अगर मैं अभिनेता होता तो मुझे भी मनोज कुमार से अभिनय पुरस्कार छिन जाने पर बहुत दुख होता। बेईमान फिल्म के लिए राजेश खन्ना के प्रशंसक भी खुश नहीं हैं, जैसा कि फिल्म फेयर के संपादक श्री करंजा ने पिजी को बताया। ये तमाम बातें। राजेश खन्ना का एक दोस्त अवार्ड शो की रात ही एक पार्टी आयोजित कर रहा है और उसमें सभी को आमंत्रित कर रहा है। देवयानी चौबल का मानना है कि सफल माने जाने वाले राजेश खन्ना की पार्टी में कम से कम 5 बड़े सितारों का आना जरूरी है। अवार्ड के लिए राजेश खन्ना के बीमार पड़ने की खबरें आती हैं, लेकिन कोई भी इस पर यकीन नहीं करता और बड़ा सवाल यह है कि क्या वो
फिल्म फेयर शो में, अपनी पार्टी में, दोनों में से कहीं भी दिखाई देंगे या किसी में भी नहीं। और ये सब कुछ मतलब चीज़ें हुई थी जिसे डॉक्यूमेंट्री सिर्फ कवर कर रही थी। कोई किस्सा नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। राजेश खन्ना के अलावा कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि, और वो कुछ भी बता नहीं सकता कि वो आएंगे या नहीं। लेकिन उसी पार्टी में देवयानी चौबल कहती हैं केवल एक नाम है, दिलीप कुमार। हालांकि मैंने एक और नाम देखा है जिसका नाम मैं वैसे भी बड़ा मानती हूँ, और वो है खूबसूरत राखी, जो मुझे नजर आई। देवयानी चौबल कहती हैं पार्टी में। राजेश खन्ना और डिम्पल आखिरकार पहुंचते हैं उस पार्टी में, लेकिन आम सहमति से इस बार फिल्म फेयर की जीत होती है, और अगली सुबह राजेश खन्ना पार्टी के पीछे किसी भी गुप्त मकसद से इनकार करते हैं, और फिर अगले ही पल दावा करते हैं कि अवार्ड शो में आए लोगों ने उन्हें मिस कर दिया था। ये राजेश खन्ना की हाल की असफलताओं, जो कि देवयानी कहती हैं कि लगातार 5 फिल्में फ्लॉप हुई, राजेश खन्ना खुद कहते हैं कि 4, ये भी एक फर्क है, असफलताओं की चर्चा के लिए उपयुक्त है, और ऐसा लगता है कि उनके परिणामों का पूरा एहसास भी है। और अगले दिन उनकी दाग फिल्म रिलीज हो रही है, और उनकी उम्मीदें अब उसी पर टिकी हैं। प्रीमियर के लिए बाल बनाते समय पिज्जी डिम्पल से बात करता है, और ये आप देखिए कि सब कुछ सजीव है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी नाटकीय। जो घट रहा है वही डॉक्यूमेंट्री कवर करती है। शशि कपूर, जिन्हें पिज्जी ने राजेश खन्ना के मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में बताया है, जिनकी खुद की कई फिल्में फ्लॉप रहीं, उनसे इंटरव्यू लिया गया, और एक फिल्म को सफल बनाने वाली चीजें क्या होती हैं ये भी पूछा जाता है। दाग को ग्रामीण इलाकों में ले जाया जाता है, जहां इसे इस अवसर के लिए विशेष रूप से लगाए गए टेंट में दिखाया जाता है, जहां पर लाउड स्पीकर से ऑडियो उपलब्ध होता है। वहां आम सहमति है कि फिल्म अच्छी है, लेकिन बार बार देखने लायक नहीं है, और ये संकेत है कि ये हिट नहीं हो सकती, जिसकी राजेश खन्ना को सख्त जरूरत है। मेरे लिए इस डॉक्यूमेंट्री का आकर्षण यह था कि उस दौर के उद्योग की खिलाड़ियों की ऐसी फुटेज देखना दुर्लभ है। हो सकता है कि देवयानी चौबल को बहुत ज़्यादा समय दिया गया हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनका अपना एजेंडा है, लेकिन वो बहुत मनोरंजक थी, और यही बात इस डॉक्यूमेंट्री की खासियत है। ये स्पष्ट है कि बीबीसी क्रू ने राजेश खन्ना के जीवन या सामान्य रूप से हिंदी फिल्म उद्योग के बारे में बहुत ज़्यादा शोध नहीं किया, रिसर्च नहीं की, और कभी कभी उनका लहजा अलग लगता है, संरक्षणात्मक लगता है, और सवाल बहुत बुनियादी हैं, लेकिन फिर भी इसमें बहुत कुछ है जो देखा जाना चाहिए, जो उस दौर का है। राजेश खन्ना भी अपने जीवन के उस मोड़ पर बहुत कुछ झेल रहे थे। हालांकि जैक पिज़ी कहते हैं, मेरा मानना है कि दाग उनके लिए एक बहुत अच्छी हिट साबित हुई, और वैसे भी मुझे ये फिल्म पसंद है। उस स्तर पर जब उनकी फिल्में एक तरीके से अच्छा प्रदर्शन, उस लेवल का अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी, और इसकी एक झलक पाना भी दिलचस्प है उस दौर की, जब राजेश खन्ना अपने सुपरस्टारडम के पीक पर थे। डॉक्यूमेंट्री के आखिरी शॉट में उन्हें खिड़की से बाहर अपने घर के सामने प्रशंसकों की भीड़ को देखते हुए दिखाया गया है, और इससे पहले कि वो अपने अनिश्चित भविष्य पर विचार करने के लिए एकांत सीट पर लौटें, पिज्जी की आवाज़ आती है, सुपरस्टार अब शायद उतना सुपर न रहा हो। लेकिन आश्चर्य है कि आज समय के परिप्रेक्ष्य में, आज जब हम इसे देखते हैं तो लगता है कि जैक पिज़ी ने बहुत उम्दा चीज़ बना दी है, जो शायद कहीं दिखाई नहीं देगी। फिल्में तो उस दौर की देखेंगे आप, लेकिन उस दौर में राजेश खन्ना के साथ क्या हो रहा था, ये जानने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए। और कहाँ मिलेगी ये आप मुझसे ना पूछिए, क्योंकि बीबीसी की लाइब्रेरी में ही मिलेगी। हाँ, हमने हूबहू उसे इस पॉडकास्ट में समेटने की कोशिश की है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।